सेकेंड ईयर के बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, BSR, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आप लोगों से पिछली बार मैंने जब चर्चा की थी तब हमारी चर्चा हुई थी संसाधन भूगोल के उपागमों की। आज हम बात करते हैं संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र की। संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में हम किन किन तत्वों को सम्मिलित करेंगे उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। अब संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत मुख्यतः निम्नलिखित पक्षों को लिया जाता है। पहला है प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताओं का अध्ययन, उनका मूल्यांकन एवं मात्राकरण। प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या हमारे पास उपलब्ध हैं, फिर उनकी क्वालिटी क्या है, जो हमें चाहिए वही है, या उनमें जैसे कि कच्चे रॉ मटेरियल जो निकलते हैं जिनमें धातु की मात्रा कम है या ज़्यादा है, उस तरह से उनका मूल्यांकन किया जाता है और कितनी मात्रा में वो हमें प्राप्त है, इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा हम बात करते हैं मानव संसाधनों की विशेषताएं, वातावरण द्वारा निश्चित की गई सीमाओं या विकल्पों का अध्ययन तथा संभावनाओं का अनुपात। यानी सबसे पहले तो मानव संसाधन यानी जनसंख्या जो है वो स्वस्थ है, युवा है या बुजुर्गों की ज़्यादा है, अस्वस्थ है, कुपोषण का शिकार है, तो जनसंख्या की विशेषताएं क्या हैं। फिर वातावरण के द्वारा जो सीमाएं दी गई है, क्योंकि वातावरण हमेशा सीमाएं देता है, तो जिन एरियाज़ में कठिन जलवायु परिस्थितियां होती हैं, वातावरण होता है, वहाँ पर जनसंख्या कम प्राप्त होती है। जहाँ मनुष्य के अनुकूल जनसंख्या है वहाँ ज़्यादा जनसंख्या होती है। तो वातावरण के द्वारा दी गई सीमाओं और विकल्पों का अध्ययन भी किया जाता है। उसके अतिरिक्त संभावनाओं का अनुपात, क्योंकि विश्व के अभी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जो जहाँ बहुत अधिक विकास की संभावनाएं हैं, विकासशील स्थिति में है या अभी अविकसित स्थिति में है, और वहाँ विकास की संभावनाओं को देखते हुए आगे कब तक हम वहाँ पर मानव वर्ग जाकर वहाँ पर विकास कर पाएगा, इन सब संभावनाओं के अनुपात का भी अध्ययन किया जाता है। तीसरा इसमें है संसाधन उपयोग एवं नियोजन तथा इनकी विधियों और तकनीकों का अध्ययन। यानी सबसे पहले तो संसाधन का उपयोग, अधिकतम उपयोग करना, दुरुपयोग को रोकना, उतनी ही मात्रा में संसाधनों का उपयोग करना जितना हमें आवश्यकता है। अतिरेकता जो है संसाधनों के उपयोग में वो हमें कम करनी चाहिए। उसके अलावा संसाधनों का नियोजन, यानी जितना संसाधन हमें प्राप्त है वो आगे भविष्य के लिए भी हम छोड़ सकें, आगे भविष्य में भी हम उसका उपयोग अपनी भावी पीढ़ी के लिए कर सकें, इसका अध्ययन। फिर इनकी विधियों और तकनीकों का अध्ययन कि किन विधियों से संसाधनों के उपयोग को अधिकतम किया जा सकता है, कि संसाधन कम हो और उसका उपयोग जो है वो अधिकतम हो, और नई नई तकनीकों का अध्ययन। तो ये हम मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित करते हैं। अब संसाधन भूगोल का जो अध्ययन क्षेत्र है उसको हमने इस चित्र के द्वारा समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है मानवीय संसाधनों की विशेषताएं, मानवीय क्रियाकलापों की प्राकृतिक सीमाएं जो संसाधन उपयोग से संबंधित है का अध्ययन करना, प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताएं एवं भौतिक वातावरण द्वारा निर्धारित की गई इनकी सीमाओं का अध्ययन, और तीसरा है संसाधन उपयोग की विधियों तथा तकनीकों का अध्ययन एवं मानव प्रगति के लिए संसाधन नियोजन। ये तीनों चीज़ वही है जो मैंने अभी आपको 3 पॉइंट संसाधन के अध्ययन में लिखे थे, कि मानवीय संसाधनों की विशेषताएं, प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताएं और इनका अध्ययन, तीसरा आपका संसाधन उपयोग की विधियों और तकनीकों का अध्ययन। संसाधन भूगोल में
धरातल पर फैले प्राकृतिक साधनों के वितरण का अध्ययन कर मानव पर जो प्रभाव पड़ता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो रूस के जो विद्वान थे उनके अनुसार वैज्ञानिक अन्वेषण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का स्थान भविष्य में कृत्रिम संसाधन ले सकते हैं। उनका विश्वास है कि मानव संसाधनों की पूर्ति नवीन खोजों के द्वारा स्वयं करता है। यानी मानव जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं विश्व में हमारे पास, उन संसाधनों में कहाँ तक हम अधिकतम प्रयोग उसका कर सकते हैं, और यदि वो संसाधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो उसी संसाधन के समकक्ष कौन सी ऐसी दूसरा वस्तु है जिसको उसी संसाधन के रूप में काम में लिया जा सकता है। तो इन संसाधनों की जो न्यूनता है उससे कहते हैं कि हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है वो स्वयं ही एक सक्रिय संसाधन है। यानी वो स्वयं ही इतनी सारी क्रिएटिविटी अपनी एक्टिविटीज़ में करता रहता है, इतने सारे कार्य मनुष्य अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करता है। तो वह खोज करता रहता है ताकि संसाधनों की आपूर्ति स्वयं करता रहे। जैसे कि अभी वर्तमान का मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ इसमें, कि पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतें भी बहुत बढ़ रही हैं और खपत लगातार विश्व में बढ़ती जा रही है। और ये तो सभी को पता है कि पेट्रोल और डीजल जो है वो अथाह उपलब्ध नहीं है। धीरे धीरे ये संसाधन समाप्त हो जाएगा। तो फिर आप सोचिए कि क्या गाड़ियाँ नहीं चलेंगी? ऐसा नहीं होगा। अब आप एक नया वर्जन मनुष्य ने निकाल लिया है जो पर्यावरण को नुकसान भी नहीं कर रहा है, और मनुष्य उसको बहुत आसानी से चार्ज भी कर सकता है और चला भी सकता है इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। तो इसी प्रकार से मनुष्य ने जैसे पेट्रोल और डीजल का एक सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है इलेक्ट्रिक कार के रूप में, कि अब आगे आने वाला भविष्य जो है वो इलेक्ट्रिक कारों का है, जब लोग जो हैं या तो घर से ही चार्ज करके या जहाँ जहाँ चार्जिंग पॉइंट बनेंगे वहाँ जाकर अपनी गाड़ी को चार्ज करके बिना पेट्रोल और डीजल के चला सकता है। तो इस तरह की आपूर्तियाँ लगातार मानव अपने विकास के लिए करता रहता है। आदिकाल से लेकर अब तक मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति कई बार बनी और बिगड़ी, परंतु उसका भरण पोषण उसी पृथ्वी से हुआ जो पहले भी थी वही आज भी है, और आगे शायद जब तक मानव जीवन रहेगा तब तक भूमि पर आधारित रहेगा। तो इस विचारधारा को हम संसाधनों की पर्याप्तता का सिद्धांत कहते हैं। यानी हमारे पास संसाधन कम कभी नहीं होंगे, पर्याप्त साधन है। और इन भरण पोषण की स्थिति में बात कर रहे हैं हम ये। तो भरण पोषण की स्थिति में चूंकि हमारे पास भूमि उपलब्ध है तो हमारे भरण पोषण में कभी भी इस तरह की कोई कमी नहीं आएगी। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो इंसान उसका कोई ना कोई नया विकल्प ढूंढ लेगा और उस विकल्प के तहत अपनी भरण पोषण की स्थिति को हमेशा बनाए रखेगा। तो मनुष्य जो है वो स्वयं ही इन संसाधनों का निर्माण कर लेता है जो उसके जीवन के विकास और उसके जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। तो इस विचारधारा को तो हम कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिसोर्स एडिक्वेंसी। अब दूसरे प्रकार के जो विद्वान थे, ये तो मत था रूसी विद्वानों का। अब दूसरे जो विद्वान थे उनका मत ये था कि पृथ्वी का क्षेत्रफल सीमित है और जनसंख्या वृद्धि के कारण निश्चय ही एक समय आएगा जब कृषि शक्ति के साथ साथ अन्य संसाधनों की भी कमी पड़ती जाएगी। इसे संसाधनों की न्यूनता का सिद्धांत कहते हैं। यानी रूस के जो विद्वान थे वो तो ये कह रहे थे कि धरती पर या मनुष्य के लिए
संसाधनों की कमी कभी नहीं आएगी उसके जीवन में। जब तक मानव जीवन रहेगा तब तक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उसको मिलते रहेंगे। लेकिन दूसरे विद्वान जो हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि पृथ्वी का क्षेत्रफल जो है वो सीमित है और लगातार कुछ क्रियाओं के द्वारा, उसकी कुछ कार्यों के द्वारा, चाहे अपर्दन कारक कह लीजिए, चाहे मनुष्य के द्वारा किए गए कार्यों को देख लीजिए, इन सब के कारण पृथ्वी के क्षेत्रफल जो, जैसे तटीय किनारे हैं वहाँ कुछ भाग पृथ्वी के अपरदनात्मक कारणों से या आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ दोनों के कारणों से कुछ हिस्से टूटकर समुद्र में समा गए हैं। तो 70 के दशक तक जहाँ हम कहते थे, हम पढ़ते थे किताबों में 70 और 30 का रेशो था कि 70% महासागर है और 30% भूमि है। आज वो वर्तमान की किताबों में जब हम पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा आता है 71% महासागर है और 29% पृथ्वी है। तो तात्पर्य यह है कि क्षेत्रफल तो सीमित है और जनसंख्या तो लगातार बढ़ रही है। जब जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो भूमि का रेशो प्रति व्यक्ति लगातार ही कम हो रहा है। अब जब लगातार प्रति व्यक्ति भूमि का रेशो कम हो रहा है तो इसका प्रभाव कृषि कार्यों पे भी पड़ेगा, उद्योगों पे भी पड़ेगा, पहली चीज। दूसरा ये कि संसाधनों का अभाव लगातार कारखानों में जिस गति से हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, उस उत्पादन को जिस गति से बढ़ाया जा रहा है, लगातार बढ़ाया जा रहा है आर्थिक लाभ हेतु, उसमें भी एक समय आएगा कि आपकी पृथ्वी में से जो खनिज संसाधन मिल रहे हैं, जो संसाधन आपको, एक तो कुछ संसाधन होते हैं जो कभी समाप्त नहीं होते, जैसे सौर ऊर्जा है, आपकी हवा है, तो ये तो आपको लगातार मिलेंगे। लेकिन लोहा, आपका जितने भी धातु हैं, धातुओं पे आधारित उद्योग, ये लगभग एक समय आएगा कि ये लोहा, अभ्रक, जिप्सम, मैग्नीज, सोना, चांदी, ये जितने भी धातु हमें प्राप्त होते हैं, अपने टंगस्टन, तो इन सब का एक समय के बाद अंत आ जाएगा, क्योंकि ये डिपॉजिट्स जो हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, जो थे वही हैं। तो संसाधनों की न्यूनता आएगी, क्योंकि फिर आपको आयरन स्टील के लिए लोहा नहीं मिलेगा, आपको कॉपर प्लांट के लिए अभ्रक, तांबा नहीं मिलेगा, आपको अन्य कई चीज़ों के लिए अभ्रक नहीं मिलेगी, मतलब इस तरह का आपका मैग्नीज नहीं मिलेगा, जिप्सम नहीं मिलेगा। तो ये जो संसाधनों की न्यूनता आएगी हमारे सामने, तो उसका सिद्धांत ये दूसरे विद्वानों ने कहा, और इन्होंने कहा है कि लगातार अगर इसी गति से हम संसाधनों का उपयोग करते रहे तो हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि हम संसाधनों को बचा पाएँ या संसाधनों को आगे की भविष्य की पीढ़ी के लिए छोड़ पाएँ। अब इस पर इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि लिग्नाइट कोयले से सैक्रिन का निर्माण किया गया और ये चीनी की जगह सैक्रिन का उपयोग लोग करने लगे। यानी एक गन्ना उत्पादित करके चीनी उद्योग लगाना और एक लिग्नाइट नामक जो धातु है उससे आप सैक्रिन का निर्माण कर रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं। औद्योगिक नगरों में श्रमिकों के सघन आवास, धूप एवं रोशनी की कमी, गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर अब विद्वान और राजनीतिज्ञों का ध्यान भी पर्यावरणीय हास की ओर भी गया। अब लोग प्राकृतिक संसाधनों को बेरोक टोक नष्ट करने की नीति का खंडन करने लगे हैं। तो यानी जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि संसाधनों पर औद्योगिक संस्थानों का जो निर्माण हुआ है, तो उसमें मजदूर कार्य करते हैं, श्रमिक कार्य करते हैं, और उन श्रमिकों का आवास, रहन सहन, भोजन व्यवस्था, ये सारी जिम्मेदारी जो है वो उस औद्योगिक संस्थान वाले की होती है। अब वहाँ पर
औद्योगिक संस्थान क्योंकि आर्थिक लाभ के लिए बनाए जाते हैं, तो वो मजदूरों के लिए जो आवास बनाए जाते हैं वो इस तरह से बना दिए जाते हैं कि वहाँ ना रोशनी होती है, ना भरपूर वहाँ पर धूप आती है, और वहाँ पर छोटे छोटे कमरे बना दिए जाते हैं। तो इस तरह की चीज़ से लगातार क्या हो रहा है, स्वास्थ्य घटेगा तो जनसंख्या, बीमारू जनसंख्या हो जाएगी, और बीमार जनसंख्या जब ज़्यादा होगी तो उस क्षेत्र के आर्थिक विकास पे बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। तो अब धीरे धीरे जो विद्वान और राजनीतिक हैं ये लोग इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि पर्यावरणीय नुकसान जो हो रहा है, पर्यावरण का ह्रास जो हो रहा है, उसको किसी तरह से रोका जाए। और ये जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग हम बेरोक टोक करते हैं, जैसे वनों को काटना, लगातार वनों की कटाई जो है वो जलवायु को बहुत अधिक प्रभावित कर रही है। जब लगातार हम पेड़ काटेंगे तो बाढ़ को रोकने के लिए जो अवरोध उन एरिया में होते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। पेड़ को काटने से जलवायु विषम हो जाएगी। पेड़ों को काट देने से आपको जो लकड़ी आपके उपयोग के लिए प्राप्त होती है वो मिलना बंद हो जाएगी। तो इस तरह से जो बेरोक टोक हम निकाल रहे हैं और संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, उन नीतियों का खंडन अब वैज्ञानिक और राजनीतिक लोग करने लगे हैं। अब भौतिकवादी लोगों ने प्रकृति के संतुलन का सहारा लेना प्रारंभ कर दिया है। अब इस बात का बोध हो रहा है कि यदि हम क्रम लगातार चलता रहेगा तो एक समय आएगा जब कच्चे माल की कमी के कारण सारी फैक्ट्रियां ठप हो जाएंगी और पारिस्थितिकीय संकट उत्पन्न हो जाएगा। इस दृष्टि से संसाधनों के संरक्षण का प्रश्न सामने आया। इसी प्रश्न को लेकर 1973 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने स्टॉकहोम में एक सम्मेलन बुलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि मानव के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के शोषण एवं उनके बेरोक-टोक विनाश पर के प्रश्न पर रोक लगाया जाए। यानी जिस तरह से हम लोग संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं उसको रोका जाए और संसाधनों का अधिकतम और उचित उपयोग शुरू किया जाए। इस विषय को लेकर कई वार्ताएं हुई। इस सम्मेलन में विश्व के सभी विकसित व विकासशील देशों के राजनीतिज्ञों और वैज्ञानिकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में यह तय किया गया कि विभिन्न देशों की सरकारें यदि वातावरण का शोषण करती रहीं और उनके शोषण पर रोक नहीं लगाया गया तो अवश्य ही मनुष्य को पारिस्थितिकीय संकट तथा आर्थिक हानि उठानी पड़ेगी। अब कई देशों ने पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की समितियां गठन की। ये समितियां विभिन्न रूपों में पारिस्थितिकी संतुलन स्थापित करने तथा संसाधनों का अत्यधिक शोषण न करने के लिए विभिन्न प्रकार की सिफारिशें कर रही थी। इसी कारण संसाधनों को संरक्षण देने का प्रयास भी तेज हो गया। यहाँ हम पहले तो संसाधनों के अध्ययन क्षेत्र में क्या पढ़ेंगे और उसके बाद उन संसाधनों के अध्ययन क्षेत्र को पढ़ने के बाद या संसाधनों के बारे में जैसे हमने पढ़ी मानवीय जनसंख्या की विशेषताएं, प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताएं और उनके संरक्षण और नियोजन की बात की। तो अब इसमें मैंने इस टॉपिक पर आपको चर्चा की है कि अब तक जो हम बिना सोचे समझे संसाधनों को उपयोग कर रहे थे, दुरुपयोग कर रहे थे, उसको रोकना भी संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का पार्ट है। तो इसमें हम संसाधनों की उपलब्धि, उसकी मात्रा, उसका मूल्यांकन, उसकी क्वालिटी और उनके नियोजन और संरक्षण के बारे में संसाधन भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में संसाधनों की मात्रा, संसाधनों की महत्व, संसाधनों का जमाव क्षेत्र, संसाधनों का उपयोग, नियोजन और संरक्षण, ये सभी सम्मिलित किए गए हैं। अगले वीडियो में इससे नेक्स्ट नए टॉपिक पर बात करते हैं। थैंक यू।